और विकासनगर बाजार में ट्रैफिक जाम से लेकर दुकानों के बाहर अतिक्रमण की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर पालिका ने नई पहल शुरू कर दी है। बाजार में भारी वाहनों पर दिन में प्रतिबंध के साथ ही रेहड़ी लगाने वालों को सफेद पट्टी के बाहर रेहड़ी खड़ी करने की अब इजाजत नहीं होगी और रेहड़ी ठेली को लेकर भी नगर पालिका वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने जा रहा है। रुद्रपुर में मजार के ध्वस्तीकरण के बाद वहां की मिट्टी शिफ्ट करने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने 24 घंटे में 2 व्यक्तियों का पूरा ब्यौरा मांगा है जो कि मिट्टी शिफ्ट करने की अनुमति मांग रहे हैं। कोर्ट ने आज वहां पर गाड़ियों के चलाने पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि मजार ध्वस्तीकरण के बाद मिट्टी को सरकारी जमीन पर या फिर वक्फ की जमीन पर शिफ्ट कर सकते हैं। दरअसल रुद्रपुर में मजार ध्वस्तीकरण के बाद मंगलवार को हाईकोर्ट में याचिका मेंशन की गई और कहा गया कि यहां उनकी कुछ धार्मिक वस्तुएं हैं, उनको ले जाने की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को 2 बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में जांच के आदेश दिए गए। जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज गुड़दौड़ी में नियुक्तियों, प्रमोशन और अन्य मामलों में गड़बड़ियों को लेकर सिरे से एसआईटी जांच की जाएगी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उनकी विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए हैं। और यही नहीं, पिथौरागढ़ के नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान का भवन गलत जगह पर बनाए जाने के मामले की भी सीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं। इस भवन पर 15 करोड़ रुपए खर्च होने के साथ ही क्लास शुरू नहीं हो पाई है। सीएम धामी मंगलवार को सचिवालय में राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किए जाने को लेकर मीटिंग कर रहे थे। सीएम ने इंजीनियरिंग संस्थानों को इंफ्रास्ट्रक्चर, योग, फैकल्टी, आधुनिक लैब और दूसरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। और एक बार फिर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा का इंतजार होता रहा, लेकिन प्रभारी देहरादून नहीं पहुंची। प्रभारी का काम होता है कोऑर्डिनेशन बनाना, पर जब प्रभारी खुद उत्तराखंड नहीं आएंगी तो कोऑर्डिनेशन में काम होगा कैसे? देखिए जरा ये रिपोर्ट। मंगलवार को देहरादून में कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई तो प्रदेश प्रभारी शैलजा मीटिंग में वर्चुअल जुड़ी। कांग्रेस नेताओं को लगता था 1 साल बाद प्रभारी शैलजा से मुलाकात होगी तो पार्टी के मुद्दों पर बात होगी, लेकिन प्रोग्राम जारी होने और तैयारी के बावजूद पर शैलजा देहरादून नहीं आई। नेताओं ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन दबी जुबान में सब यही कहते रहे हैं कि प्रभारी आती तो बेहतर होता। वहीं देहरादून पहुंचे सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने खुद को उनका प्रतिनिधि बताया। मैं शैलजा जी को ही रिप्रेजेंट करता हूँ। उन्हीं के ही आदेश से, उन्हीं के ही मार्गदर्शन से यहाँ सारे काम हो रहे हैं। मैडम लगातार यहाँ की स्थितियों पे नज़र बनाए रखे, समय समय पे जो भी निर्देश देने होते हैं वो मैडम हम लोगों को देती है। कोऑर्डिनेशन की मीटिंग में तय हुआ कि 30 अप्रैल को संविधान बचाओ रैली निकाली जाएगी, जिसमें प्रदेश के छोटे बड़े नेता शामिल होंगे। तो राज्य के नेता दावा कर रहे हैं कि 30 अप्रैल को प्रभारी शैलजा उत्तराखंड आएंगी और रैली पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ होगी। फिजिकली जोड़ना, ऑनलाइन जोड़ना एक ही बात है। पूरे देश और दुनिया के लोग आज जब फिजिकली नहीं जुड़ पाते, इतने डिस्टेंसेस हैं, तो जूम से जुड़ जाते हैं, ऑनलाइन जुड़ जाते हैं। सारे लोग फिजिकली जुड़े हुए थे। हमारी प्रभारी जी भी ऑनलाइन जुड़ी हुई थी। हमारे जो CWC के मेंबर हैं गुरदीप सप्पल जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और देखेंगे आप जब रैली होगी तो उसमें सारे नेता हमारे यहाँ पर पहुंचे। कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन की बात तो होती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन दिखता नहीं है और प्रभारी का 1 साल से देहरादून न आना बताने के लिए काफी है कि कोऑर्डिनेशन कितना है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून में विधानसभा भवन की स्थिति भविष्य में सरकार के लिए चिंता का सबब बन सकती है। मौजूदा बिल्डिंग की जगह को ही कम माना जाता है और अगर परिसीमन के बाद सीटें बढ़ती हैं तो मुश्किलें और बढ़ सकती है। ऐसे में एक बार फिर से रायपुर क्षेत्र में ही नई बिल्डिंग के लिए प्रपोजल तैयार हो रहा है और फ्री जोन में हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें उत्तराखंड विधानसभा की है, जो कभी देहरादून का विकास भवन हुआ करता था।
राज्य बनने के बाद यहीं से विधानसभा चलने लगी। 70 विधायकों के हिसाब से ये जगह आज भी नाकाफी तो है ही। शहर के बीच होने के चलते सत्र के दौरान ट्रैफिक जाम, धरने और प्रदर्शन से आम लोग परेशान रहते हैं। इसी को देखते हुए 2012 में रायपुर क्षेत्र में 60 हेक्टेयर वन भूमि को विधानसभा भवन के लिए चिन्हित किया गया। प्रस्ताव केंद्र को गया। 2016 में केंद्रीय वन मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, लेकिन मामला फिर भी आगे नहीं बढ़ पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधुनिक तकनीक से खेती का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों को समृद्ध बनाने का मिशन उत्तर प्रदेश में रंग लाया है। चीनी मिलों का विस्तार, कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण, खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी, उर्वरकों के पर्याप्त वितरण ने यूपी में खेती को दिया है लाभ का आधार। आज खरीदी प्रक्रिया से बिचौलिए बाहर हुए तो किसानों को फसल का सही मूल्य मिला और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2,86,00,000 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सर्वाधिक 80,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। किसानों के 36,359 करोड़ रुपए का ऋण मोचन। निम्न फ्रीज जोन का प्रतिबंध हटाने जा रहा है। विभाग का कहना है कि मामले में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चूंकि ये माननीय मंत्रिमंडल के लेवल पर निर्णय हुआ है तो दोबारा माननीय मंत्रिमंडल के लेवल पर ही इसको ठीक किया जा सकता है। जल्दी हम लोग इसकी केस बना करके माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखें। अब आगे नहीं बढ़ा है, इसीलिए हम लोग फ्रीज जोन की जो नोटिफिकेशन है उसको पुनर्विचार करें। यानी 12 साल पहले जहां से चले थे वापस वहीं पर पहुंच गए। हालत ये है कि राज्य संपत्ति विभाग को दूसरी जगह इतनी बड़ी जमीन नहीं मिल पा रही है, लिहाजा उसने एक बार फिर से इसी जमीन का रिवाइज प्रपोजल फाइल किया है। लेकिन इसमें भी दावे आपत्तियां, इतना लंबा प्रोसेस है कि गंभीरता से काम नहीं किया गया, तो 12 साल और इंतजार करना पड़ सकता है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। इसमें उत्तराखंड की शिल्पा चौहान ने भी टॉपर लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। चकराता की रहने वाली शिल्पा चौहान को ऑल इंडिया 188वीं रैंक मिली है। शिल्पा चौहान चकराता में शेडिया खेत गांव की रहने वाली हैं और उन्हें बधाई देने वालों का अब तांता लगा हुआ है। Like to thank my parents first of all. They have helped me a lot, my siblings, my family and my extended family of whole Devgar, Bauer and Jonsar. And there's a simple message to all the young people, even the old people watching me, and that is everything starts with a simple dream. So you should empower yourself to dream. उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में कपाट खुलने में पहले तैयारी जोरों पर है। मंदिर में रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है। वहीं मंदिर के रास्तों में टाइल्स बिछाई जा रही है। बिजली के पोल और पैदल रास्तों को जगह जगह ठीक किया जा रहा है। 30 अप्रैल को देश विदेश के श्रद्धालुओं के कपाट खोल दिए जाएंगे उनके लिए, जिससे पहले जिला प्रशासन कार्य को अंतिम रूप देने में इस वक्त जुटा हुआ है। कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए 30 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे। इसमें न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पे है और आपको दिखा सकता है कि किस तरह से तैयारियां चल रही है। ये यमुनोत्री धाम मंदिर है, यहाँ पे रंग रोहन का कार्य जोरों पे है और तैयारियां जोरों पे चल रही है। हम आपको दिखा सकते हैं पर्वत जहाँ पे अभी भी बर्फ देखी जा सकती है और जो यमुना नदी है यहाँ से पर्वतों से बहती हुई आती है और उसका अपना महत्व है और हर कोई यमुनोत्री धाम पहुंचना चाहता है। और यमुनोत्री धाम में आप देख सकते हो कि किस तरह से यमुनोत्री मंदिर को भव्य तरीके से बनाया गया है। पूरी पहाड़ी शैली में लकड़ी के मंदिर को बनाया गया है और एक सौंदर्य दिखाता है जो उत्तराखंड की जो परंपरा है उसको यहाँ मंदिर दिखाता है। और यमुनोत्री धाम अपने आप में ही 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। जो 4 धाम जो यात्रा है यहीं से शुरू होती है और तैयारियां जोरों पे है। जोरों पे चाहे हेलीपैड हो, चाहे रास्ते हो या फिर पेयजल की व्यवस्था हो, विद्युत की व्यवस्था हो, सभी पे काम चल रहा है और जल्द से जल्द युद्ध स्तर पे काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि कपाट खुलने को काफ़ी कम समय रह गया है और देश विदेश के श्रद्धालु बड़ी संख्या में कपाट खुलने के बाद यहाँ पहुँचेंगे। बद्री परमार, न्यूज 18, यमुनोत्री धाम, उत्तरकाशी। चारधाम यात्रा में जाने वाले मेडिकल हेल्थ ऑफिसर्स को पहली बार स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में ये वो डॉक्टर हैं जो हाई एल्टीट्यूड में ड्यूटी करते हैं और इमरजेंसी कंडीशन में
तेजी से हेल्थ फैसिलिटी देना जानते हैं। इन्हें सिखाया जा रहा है कि आखिर किस तरह से इस कंडीशन में वो जो मरीज है वह उनको अटेंड करेंगे, कम संसाधन और बिना किसी मदद से ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए ताकि मरीज को तुरंत आराम मिल सके। इसके लिए खास तौर पर ट्रेन किया जा रहा है। वहीं चारधाम यात्रा में हेल्थ डिपार्टमेंट ने दूसरे राज्यों से भी डॉक्टर्स को वॉलंटियरी सेवा देने की अपील की है ताकि यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। तो हम यहाँ पे वो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग कर बता रहे हैं जो इमरजेंसीज और ट्रॉमास जो टूरिस्ट या पिलग्रिम्स के साथ यहाँ पे होती हैं, तो उनको टाइमली डील करने के लिए इनको वो स्किल और ज़्यादा अच्छी तरह से वो सीख सकें किस तरह की इमरजेंसी। अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पे नई नई चीज़ें, नए नए प्रोसीजर्स हमने काफ़ी कुछ सीखे जो हमें चारधाम यात्रा में जब हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी तो उसमें हमारे काफ़ी मददगार साबित होंगे। चारधाम यात्रा शुरू होते ही ऋषिकेश का ट्रैफिक अक्सर रुक जाता है। घंटों लंबा जाम, परेशान यात्री और थमी रफ्तार। लेकिन अब यात्रियों को इस जाम की छाम से राहत मिलने जा रही है। प्रशासन ने एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जो कि ट्रैफिक की बड़ी समस्या को काफी हद तक कम करेगा। नया वैकल्पिक रूट जो कि नरेंद्र नगर से होकर पीटीसी और तपोवन को पार करते हुए यात्रियों को नीर गद्दू तिराहा तक पहुंचाएगा और यहां से तीर्थयात्री चारधाम के लिए आगे बढ़ेंगे। ये रूट मौजूदा मार्ग से सिर्फ 5 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इससे यात्रियों को घंटों की राहत मिलेगी। हमने एक नया रास्ता जो है उसको आइडेंटिफाई किया है। वो ऑलरेडी बहुत पहले ही से ये रास्ता बना हुआ था। इसमें कुछ सिक्योरिटी सेफ्टी नॉर्म्स को कंस्ट्रक्ट करना था, पैराफिटिंग लगानी थी और इसको मोटरेबल बनाना था। तो इसमें हमने वो यात्रा मार्ग जो है उसको हमने आइडेंटिफाई किया है, जो कि ये नया रास्ता जो हम इस बार यूज़ करेंगे। पूरे 5 साल के इंतजार के बाद आखिरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा को हरी झंडी मिल गई। इस बार पवित्र कैलाश और मानसरोवर के दर्शनों के लिए 5 दल जाएंगे। मानसरोवर यात्रा भारत चीन के तल्ख रिश्तों के कारण 2020 से ही बंद थी, लेकिन अब जब यात्रा बहाल होगी तो काफी कुछ बदला हुआ नजर आएगा। देखिए जरा ये रिपोर्ट। भारत चीन के रिश्तों में जमी बर्फ गलने के साथ ही मानसरोवर यात्रा भी शुरू होने जा रही है। लिपुलेख दर्रे से होने वाली यात्रा इस बार 30 जून से शुरू होगी। 5 साल होने वाली यात्रा में सिर्फ 5 ही दल शामिल होंगे। इस लिहाज से देखें तो देश भर के चुनिंदा 250 श्रद्धालुओं को भोले के दर्शन का मौका इस बार मिलने जा रहा है। विदेश मंत्रालय की ओर से होने वाली मानसरोवर यात्रा का जिम्मा कुमाऊं मंडल विकास निगम को मिला है। ये पहला मौका होगा जब यात्रा सबसे कम समय में पूरी होगी। इस बार एक दल को यात्रा करने में 22 दिन का समय लगेगा। 1 किलोमीटर से भी कम ऐसा हिस्सा है जिसको पैदल के माध्यम से करना पड़ेगा, अन्यथा पूरा मार्ग जो है वाहन के माध्यम से कवर किया जाएगा। दूसरा, हमारी जो टनकपुर से पिथौरागढ़ की रोड है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है, तो हम जो जाने का मार्ग रखेंगे वो टनकपुर से लेकर जाएंगे पिथौरागढ़ के रास्ते धारचूला, और वापसी में हम चौकोड़ी, जागेश्वर, पाताल भुवनेश्वर, गंगोलिया हाट और गोलजू देवता और अल्मोड़ा भीमताल के माध्यम से वापस दिल्ली की ओर लेकर जाएंगे। ये पहला मौका होगा जब मानसरोवर यात्रा दिल्ली से लिपुलेख बॉर्डर तक गाड़ियों की मदद से होगी। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड 2020 में बनी थी, लेकिन इसी के साथ यात्रा पर भी रोक लग गई थी। दिल्ली से गुंजी तक रोड काफी बेहतर है, लेकिन गुंजी से लिपुलेख तक का रास्ता अभी भी कच्चा ही है। यात्रा में सिर्फ उन्हें ही जाने की परमिशन होने वाले मेडिकल टेस्ट को पास करेंगे। जारी शेड्यूल के मुताबिक यात्रियों का पहला जत्था 10 जुलाई को चीन में एंट्री करेगा। मानसरोवर यात्रा 44 साल बाद टनकपुर से पिथौरागढ़ पहुंचेगी। मानना है कि ये 5 साल बाद शुरू हो रही है, तो ये बहुत अच्छा एक रिलीजियस रूप से संकेत है, क्योंकि हर भारतीय ये चाहता है कि वो जीवन में एक बार कैलाश मानसरोवर यात्रा सफल रूप से पूरी करे। इसी रास्ते को यात्रा का परंपरागत रूट भी माना जाता है। यात्रा शुरू होने पर लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। उत्तराखंड में यात्रा का आगाज भले ही टनकपुर से होगा, लेकिन वापसी का रूट चौकड़ी से अल्मोड़ा तय किया जाएगा। 5 साल बाद होने वाली मानसरोवर यात्रा से बॉर्डर की रौनक तो बढ़ेगी ही,
साथ ही इससे भारत चीन के रिश्तों की डोर भी मजबूत होगी। यही नहीं, देश भर में फैले भगवान भोले के भक्तों के लिए यात्रा का बहाल होना सबसे बड़ा आशीर्वाद है। न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और इस वक्त अमित शाह हैं, वो जो घायल हुए हैं पहलगाम हादसे में, उनके परिजनों से मुलाकात इस वक्त कर रहे हैं, उनके दुखों को सुन रहे हैं। और देखिए, जो संवेदनाएं उनकी हैं उनको बांटने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपनी आंखों के आगे अपने पतियों को, कई बच्चों ने अपने माता पिता के सामने दम तोड़ दिया। रोते बिलखते ये लोग गृह मंत्री से अब गुहार लगा रहे हैं कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, किस तरह से अब इस पूरे मामले में उनके दुखों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा है। देखिए, इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह को अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि श्रद्धांजलि अर्पित की उन मृतकों की जिनकी पहलगाम आतंकी हमले में मौत हो गए। और इस वक्त रोते बिलखते परिवारजन पहलगाम घूमने आए थे, अच्छी यादों को अपने साथ समेट कर ले जाने आए थे, लेकिन क्या पता था कि जीवन भर का सबसे बड़ा दुख यहाँ से लेकर जाएंगे। इस वक्त गृह मंत्री के सामने गृह मंत्री भी ढांढस बंधाते हुए, एलजी भी उनके साथ, मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीर, जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित की मारे गए पर्यटकों को अमित शाह ने, और अब उनके परिवारजनों से मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह की हो रही है। तो मृतकों को श्रद्धांजलि दी है अमित शाह ने, और अब उनके परिवारजन जो उनके साथ पहलगाम घूमने आए थे, जिस दौरान ये आतंकवादी घटना हुई, उस दौरान कईयों के साथ उनके पूरे परिवार के लोग थे। जिसकी जान बची हुई वो तो बची, लेकिन जिन्होंने जिस पर अपनी जान गंवा दी, उनके परिवारजन अब इस वक्त रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह सबको ढांढस बंधा रहे हैं। एलजी भी इस वक्त वहां पर मौजूद है, वो भी लोगों से कह रहे हैं कि जो भी इस तरह की हरकत जिसने भी की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भारत सरकार की तरफ से की जाएगी। एक ढांढस बंधाते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये रोते बिलखते लोग जिन्होंने अपने परिवार को इस हमले में खो दिया।